चलो जी बच्चों, मॉलरिटी पढ़ ली अच्छे से। मॉलरिटी का मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने की गई थी, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। लेकिन एम एम वॉल्यूम वॉल्यूम रटने से मतलब नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, वॉल्यूम क्या है। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको मॉलरिटी का। फॉर ग्राम NaOH is present in 500 ml solution. Then find मोलरिटी। तो इतना तो पता लग गया होगा आपको, मोलरिटी पूछ रहा है। तो जैसे ही मोलरिटी आपसे पूछे, आपको सीधा सा फॉर्मूला लिखना है, एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, जो लेना है ml में। ये ध्यान रखना, ये एम जो है वो आपका सॉल्यूट का है। बताए तो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल से तो निकला है एम अपॉन कैपिटल एम। तो बताओ क्वेश्चन में गिवन मास कितना दे रखा है आपको, कितना है क्वेश्चन के अंदर गिवन मास? 4 ग्राम अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट का है तुम्हारा ये रहा, इसका मोलर मास निकालो। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 500 दे रखा है। तो ये काटो, आपका कितना कट गया? ये 2 बार कट गया, ये 1/10 तो 2/10, तो ये कितना हो गया आपका? 0.2। मोलरिटी पूछ रहा है तो शॉर्ट में आप 0.2 मोलर भी कह सकते हो, या और भी शॉर्ट में सिंबलाइज करना है तो 0.2 मोलर। तो पेपर में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। मोलरिटी पूछ रहा है 0.2 कैपिटल एम, 0.3 एम, एम का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इज दैट क्लियर? तो ये तो अपन ने पढ़ा है मोलरिटी के बारे में, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी भयंकर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना पूरी केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मोलरिटी और नॉर्मलिटी पर लगभग आपका हर चैप्टर बेस्ड है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे अपन तमीज के साथ। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी करना है जल्दी करो। हो गया बच्चों? चले अब आगे चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है आपका? नॉर्मलिटी। क्या है मेरे बच्चों? नॉर्मलिटी। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन। देखिए इधर हम बात करते हैं मोलरिटी और ग्राम इक्विवेलेंट की। मोलरिटी और ग्राम इक्विवेलेंट। मोलरिटी क्या होता है, मोल क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, इस पर आपका इन दोनों में डिफरेंस अपने आप नजर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि साहब ये नॉर्मलिटी होती क्या है। पहले लिखूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ देखते रहना, आपको हर स्टेप में नए नए पॉइंट नजर आएंगे। तो नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? पहले आप मोलरिटी की डेफिनेशन लिखो, अपने आप नॉर्मलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। लेकिन अपन मोल की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ये आपकी मोलरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। अब बिल्कुल ऐसी ही डेफिनेशन आएगी, बस 2 टर्म चेंज हो जाएंगे आपके। ये हटेगा, नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो आपके यहां दो चीजें चेंज हो गई, नंबर ऑफ मोल अगर आ जाता है तो वो कहलाती है मोलरिटी, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है तो वो कहलाती है नॉर्मलिटी। अभी 5-7 मिनट देखते रहो बोर्ड पे, सारे शब्द नए नए आएंगे तुम्हारे। अब बात होती है कि साहब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अरे सर नो सर, चलो जी मोल के बारे में पढ़ो। आपने मोल कैसे पढ़ा था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही पढ़ा था ना, एम बाय एम। लेकिन यहां आएगा एम बाय ई, ये आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है मेरे बच्चों? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एम बाय ई। अब साहब ई क्या होता है? ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। अब साहब ये क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? अब देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या कुछ लोग कह देते हैं इसे एक्स फैक्टर, और कुछ लोग इसे कह देते हैं वैलेंसी फैक्टर। हल्के में मत ले जाना बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? ये हल्के में मत ले जाना, ये आपको पूरा समझना है, ये सब नए नए पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, वापस सुन लीजिए। नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर लिख दिया तो नॉर्मलिटी बन जाएगी। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका वैसे ही है जैसे मोल निकालने का मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास की जगह यहां आएगा आपका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर एक्स फैक्टर क्या होता है यही तो पढ़ने, अब एक एक करके आएंगे सारे। अब देखिए, अभी आपने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिखना है? नॉर्मलिटी, पहले मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। लेकिन यहां पर मोल की जगह इक्विवेलेंट वेट आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। एक जैसा है, बस मोल में मोल आएगा और नॉर्मल मोल मोलरिटी में मोल आएगा, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट आएगा। अब बताओ एन इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप? एन इक्विवेलेंट की जगह एम बाय ई, एम बाय ई। अरे सर नो सर, एन की जगह लिख दिया मैंने एम बाई ई, और नीचे आपका वही वी लीटर के अंदर है। अगर वी लीटर के बजाय एमएल में आ जाता है पेपर के अंदर, तो आप बताओ एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 कहां चल जाएगा? ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपके आ गया नॉर्मलिटी का। अब बताओ क्या नॉर्मलिटी और मोलरिटी का फॉर्मूला एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? मोलरिटी में क्या लिखते हो? एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी, और इसमें क्या लिखते हो? एम बाय ई इंटू 1000 अपॉन वी। कुछ नहीं करना है इतना का, ये ध्यान रखना है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला और मोलरिटी का फॉर्मूला एक जैसा है, दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वहां कैपिटल एम मतलब मोलर मास आता है, या कैपिटल ई मतलब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आता है। अभी कुछ नहीं किया, अभी तो आप जीरो पर हो नॉर्मलिटी में। ये बहुत बड़ा खतरनाक पॉइंट है, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मान लो बहुत सारी चीजें आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो पहले हेडिंग डालो और इसको कॉपी कर लो, नॉर्मलिटी। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। हो गया बच्चों? हाँ लिखते चलो सारा, या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ठीक है? हाँ रोहित, गीता, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बस कुछ नहीं, आप देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लिखा दिया ना उसको अच्छे से कर लेना, उसी के नोट्स बना लेना। आपको बोर्ड में भी वही लिखना है, अगर आप बोर्ड के लिए इसको पढ़ रहे हो तो पूरी थ्योरी लिखा दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बिना
कंसेप्ट और बिना थ्योरी के आप कोई न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, ग्राफिकल क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए फुल थ्योरी लिखा दूंगा एज इट इज। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना है तो यू का यू बोर्ड के अंदर लिख देना आप लोग। आ रही है? ठीक है, समझ में? स्कूल में लिख देना आपको जैसा यू का यू पूछे तो आप। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये आपके 11th में भी है, ये आपके 12th में भी है, ये दोनों का ही पार्ट है ये। आ रही है कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो जी, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, चले आगे। अब आपका अगला हेडिंग क्या आता है? एक्स फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है, ये आपका अगला हेडिंग है। एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। देखिए, एक्स फैक्टर या एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर नाम के ही है, इसको निकालने के कई तरीके हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए, एक्स फैक्टर किस किस का निकाला जा सकता है? पेपर वाला आपको किस किस का एक्स फैक्टर देगा? एसिड का देगा, बेस का देगा, एलिमेंट का देगा, आयन का देगा, मॉलिक्यूल का देगा, ठीक है। एसिड का हो गया, बेस का हो गया, एलिमेंट का हो गया, आयन का हो गया, मॉलिक्यूल का हो गया। अब आपके पास आएगा अगला सॉल्ट या कंपाउंड, ठीक है। अगला एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब ये क्या क्या है एक्स फैक्टर? देखो, किसी भी एसिड का ये याद होने चाहिए, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि ये वो है एक्स फैक्टर, टॉपर से टॉपर बच्चा गलती करता है इसके अंदर। क्या पूछता है? हर ये किसी एक चैप्टर में नहीं है, ये सारे चैप्टर में, तो सबका एक साथ लिखा देता हूं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। किसी भी एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है? एसिड एच देता है, नंबर ऑफ रिलीज्ड एच प्लस या नंबर ऑफ गेन OH माइनस आयन, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा याद करने के लिए ताकि अपन आगे चलें। बेस का क्या होगा? बेस OH देता है ना, नंबर ऑफ रिलीज OH माइनस या नंबर ऑफ गेन H प्लस आयन। किसी भी एलिमेंट का एक्स फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी भी आयन का एक्स फैक्टर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। किसी भी मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर क्या होता है? एटमिसिटी इनटू वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। किसी भी सॉल्ट या कंपाउंड का एक्स फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर एक्स फैक्टर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये आपके लिए हो सकता है नया हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। अब देखो ये है क्या, अब एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और, किसी भी एसिड के एक्स फैक्टर को उसकी बेसिसिटी कहा जाता है और किसी भी बेस के एक्स फैक्टर को उसकी एसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। बेसिसिटी कुछ उल्टा है ये, बेसिसिटी का मतलब एसिड का एक्स फैक्टर, एसिडिटी का मतलब बेस का एक्स फैक्टर। अब इनके एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सीधा है, बस थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे एक साथ आ गए। अगर अलग अलग चैप्टर में लिखा था, पहली बात तो ये चैप्टर में आते नहीं, आपको सीधे क्वेश्चन में मिलते हैं, वहीं कंफ्यूज हो जाता है। ये तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन।
हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हाँ भाई, जैसे मान लेते हैं मुझे एसिड का एक्स फैक्टर निकालना है, तो एसिड तो पहचानना आता है होगा। जैसे मान लेते हैं HCl आ गया, जैसे मान लेते हैं H2SO4 आ गया, जैसे मान लेते हैं H2C2O4, नाम सुना है H2C2O4 का, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये एसिड हो गए आपके, ये सारे एसिड हैं। अब अपन चलते हैं जैसे बेस की तरह। बेस जानते हो, बेस NaOH ले लिया, MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये सारे के सारे बेस हो गए। ठीक है, एलिमेंट जानते हो, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ये एलिमेंट हो गए। ठीक है, आयन जानते हो मेरे बच्चों, आयन जैसे Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Al+3 हो गया, ये आपके आयन हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल जानते हो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बताए थे ना, मॉलिक्यूल जैसे ये तो क्या है HOC, अकेला मिले तो एटम, शादी हो जाए मॉलिक्यूल, औलाद हो जाए कंपाउंड। अरे सर नो सर, पढ़ा रखा है पहले। सिंगल एटम जो है, ये जो सिंगल सिंगल जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एटम। ठीक है, और अगर सेम सेम दो एलिमेंट आपस में जुड़ गए C2O2N2, इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल। और अगर इनके अलावा कुछ और आ गया, डिफरेंट एलिमेंट वाले आ गए, उन्हें बोलते हैं अपन कंपाउंड। पहचान में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी अब चालू करते हैं अपन। हाँ भाई, पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। कोई सा भी ले लो मॉलिक्यूल, H2 ले लो चलो, Cl2 ले लो चलो, O2 ले लो, चलो बताओ। इतना तो पहचान जाओगे ना, ये आपके एसिड है, और किसी भी एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है, दिया गया H+ या लिया गया OH माइनस। ठीक है, तो ये कितने H दे सकता है, तो बताओ ये कितने H देगा, एक ही देगा, इसका एक्स फैक्टर हो गया 1। ये कितने देगा H2SO4, 2H देता है, 2H है ना इसके पास, 2 दे देगा, तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 2। ये कितने देगा, 2, तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 3। NaOH ये बेस है, और बेस का एक्स फैक्टर क्या होता है, दिया गया OH या लिया गया H। तो बताओ ये कितने OH देगा, 1, तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 1। इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया, 2। इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया, 3। यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, अब आता है एलिमेंट या एटम। किसी भी एलिमेंट का एक्स फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं होती है। चार्ज कितना भी हो सकता है, चार्ज तो +7 भी हो सकता है, चार्ज +8 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। 4 से ज्यादा नहीं होती, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इनर्ट गैस की 0 होती है। ठीक है, अब ये है आयन। किसी भी आयन का एक्स फैक्टर उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो चार्ज होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1 है, -1, तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 1। एक्स फैक्टर में कभी प्लस माइनस का साइन नहीं आता है, केवल न्यूमेरल होता है, एक संख्या होती है। Na+ एक ही प्लस है तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 1, इधर +3 है तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 3। किसी भी मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर देखो, भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है, पढ़ो देखो पेज पलट के। मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर क्या होता है, एटमिसिटी इनटू वैलेंसी। एटमिसिटी मतलब एटम की संख्या, इसके अंदर एटम की संख्या कितनी है, 2, इनटू वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 2। तो देखो H का एक्स फैक्टर है 1, लेकिन H2 का एक्स फैक्टर है 2। Cl का देखो, बताओ यहाँ एटम की संख्या कितनी है, 2, एटमिसिटी 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तभी तो क्लोरीन पे -1 आता है। तो बताओ इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया, 2। ऐसे ही बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एटमिसिटी दे रखी है 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो बताओ यहां कितना आ गया आपका, 4। खतरनाक है ये H2 और O2। आपका चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये 12th में चैप्टर है ना आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक 12th में चैप्टर है। उस चैप्टर में आपका जो कितना ही टॉपर बच्चा हो इस पे फंस जाता है। अरे यार सर मैंने तो O2 का एक्स फैक्टर तो 2 लिखा है, O2 का कितना होता है, 4 होता है, O का 2 होता है। एटम का एक्स फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल कहे
तो आपको एक्स फैक्टर इस तरीके से निकालना है, उसकी एटॉमिसिटी को उसकी वैलेंसी के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है यहां तक? कॉपी करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो जी, अब देखो अपन कहां तक पहुंच गए। पिछले जुगाड़ की तरफ चलते हैं। एसिड का हो गया, बेस का हो गया, एलिमेंट का हो गया, आयन का हो गया, मॉलिक्यूल का हो गया। अब सॉल्ट और ये बचा है एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब देखो मेरे बच्चों, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट सब जानते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। जैसे मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया NaCl, क्या दे दिया, NaCl, या मान लेते हैं आपको दे दिया MgSO4, या बड़ा वाला दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइज। किसी भी कंपाउंड को तोड़ना तो आपको आता ही होगा। जैसे मान लेते हैं मुझे MgCl2 को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है अलग अलग, तो आपने Mg अलग कर दिया और Cl अलग कर दिया। अरे यस सर, नो सर, इनके नीचे जो भी लिखा है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के ऊपर ले जाओ। बताओ Mg के ऊपर क्या आएगा, 2, और Cl के ऊपर क्या आएगा, 1। आगे वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और पीछे वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो बताओ Mg पर चार्ज आ गया +2 और Cl पे क्या आ गया, -1। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मुझे Al2SO4 के होल थ्राइज को तोड़ना है, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब बताओ Al है और SO4 है, बताओ Al के ऊपर क्या जाएगा, उल्टा करके लेके चलो, Al के ऊपर जाएगा +3, +3 जाएगा, और SO4 पे जाएगा 2 माइनस का। आगे वाले पे प्लस लगा दिया करो, पीछे वाले पे माइनस लगा दिया करो। तो बताओ Al का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, SO4 का हो गया -2। अब आपके पास Al है कितने साहब, 2 Al है, 2 Al है। SO4 कितने आपके पास, 3 SO4 है। तो बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, एक Al पे +3 है तो 2 पे कितना हो गया, +6। ऐसे नेगेटिव चार्ज निकालो, एक SO4 पे -2 है तो 3 पे कितना हो जाएगा, -2। तो मतलब कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को काट के 0 कर देंगे, इसलिए कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। तो किसी भी कंपाउंड का एक्स फैक्टर जो होता है वो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी कंपाउंड का जो एक्स फैक्टर होता है वो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से निकाला जा सकता है। आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज ले लो, आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज आपस में बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लेते हैं मैंने NaCl का एक्स फैक्टर निकालना है, तो तोड़ना तो आ रहा होगा, इसका ऊपर जाएगा +1, इसके ऊपर जाएगा -1। तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई सा भी चार्ज लिख दो, तो +1 लिखोगे तो 1 ही लिख दो। आप पॉजिटिव ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आगे होता है, तो पॉजिटिव से ही जवाब दे दिया करो। अब बताओ MgSO4 को कैसे तोड़ोगे, Mg+2 और SO4 Mg पे +2 आता है ना, तो बताओ यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो, बराबर आएगा। तो बताओ एक्स फैक्टर क्या लिखोगे, 2। पॉजिटिव से देख लो चाहे नेगेटिव से। अब बताओ Al2SO4 का होल थ्राइज है, इसमें टोटल पॉजिटिव बताना, टोटल, अकेले का मत बताना। आपने तोड़ दिया साहब, Al के ऊपर +3 चला गया तो आपने 3 लिख दिया, एक Al पे +3 है तो आपके पास तो 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 6। इज दैट क्लियर? शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं आपको AlCl3 दे देता हूं, कौन सा दे देता हूं बच्चों, AlCl3, तो बताओ अब इसका एक्स फैक्टर कितना लिखोगे AlCl3 का, तोड़ के देख लो, तोड़ो, बताओ Al के ऊपर क्या जाएगा, +3, न्यू गया, और Al के नीचे 1 है तो Cl के ऊपर क्या जाएगा, -1। लेकिन Al है कितना आपके पास, 3, Al है कितना आपके पास, 1, और Cl कितना है आपके पास,
3 है, तो बताओ आप देख लो ये टूट गया आपका। तो बताओ टोटल चार्ज पॉजिटिव +3 और टोटल चार्ज नेगेटिव -3, तो किसी एक को लिख दो। आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो किसी भी कंपाउंड का एक्स फैक्टर जो होता है तो उसका टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के क्या होता है मेरे बच्चों? बराबर होता है। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। पहले कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? चले आगे चले। अब आपका अगला एग्जाम्पल क्या है? किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का एक्स फैक्टर, एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे आपको पेपर वाला ऐसे बोलेगा खुद कि CH4 में C का एक्स फैक्टर बताओ। जैसे इसका क्वेश्चन ही बना देता हूं, फाइंड वैलेंस फैक्टर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, फाइंड एक्स फैक्टर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। यानी कि CH4 में आपको निकालना है C का, या CO2 में निकालना है आपको C का, या मान लेते हैं आपको H2O में निकालना है आपको O का। ठीक है, चलो जी। अब देखो, जब भी एक्स फैक्टर निकालना होता है सीधा सा तरीका बता देता हूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। 1C + 4H। एक को समझ लो ढंग से, इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? सब पूरे के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं दे रखा, +2 -2 कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। तो जो पूरे के ऊपर लिखा होता है वो बराबर में ले जाओ 0। कहां ले जाओ? बराबर में। मुझे सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी। तो मुझे जानता है, मैं अच्छे से जानता हूं हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है वो +1 होता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो यहां लगा दिए मैंने +1, जनरली +1 होता है। तो बराबर हो गया 0। तो बताओ ये क्या हो गया? C प्लस का 4 बराबर 0। तो बताओ यहाँ कार्बन का कितना आ गया? C का -4। तो बताओ यहाँ कार्बन का एक्स फैक्टर ऑफ कार्बन, -4 लिखोगे कि केवल 4 लिखोगे? एक्स फैक्टर में कभी भी प्लस माइनस का साइन नहीं आता है। तो CH4 में कार्बन का एक्स फैक्टर कितना हो गया? 4। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो, बताओ CO2 में C का निकालना, तो पहला काम टुकड़े टुकड़े कर लो। 1C 2O, पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है मतलब 0 है। तो बताओ C + 2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? -2। O पे -2 आता है ना, ऑक्सीजन का -2 बराबर कितना होता है आपका? 0। तो बताओ C ये कितना हो गया आपके पास? बताओ, -4 बराबर 0। तो C बराबर कितना आ गया? +4। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +4 है। तो बताओ इसका एक्स फैक्टर अगर आपको निकालना है या वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना है, एक्स फैक्टर ऑफ कार्बन कितना लिखोगे? +4 की -4 की केवल 4? केवल 4, इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही बताओ H2O में O का निकालना है, तो वही टुकड़े टुकड़े करो। कैसे टुकड़े करोगे बताओ? 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, पूरे के ऊपर चार्ज कुछ दे नहीं रखा, 0। मुझे O का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मुझे पता है +1 है, तो ये हो जाएगा +2 प्लस O का मुझे निकालना है बराबर 0 है। तो बताओ O का कितना हो गया? इधर ले जाओगे तो O का -2 हो गया। तो बताओ एक्स फैक्टर ऑफ O कितना लिखोगे? -2 की 2 लिखोगे, 2 लिखेंगे। अरे यार सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, अभी और आएंगे एग्जाम्पल। अरे रुकते जाओ, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। इसको A एग्जाम्पल मान लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो। हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं।
डी एग्जाम्पल देखिए, SO3 में S का निकालना है, SO4 -2 में S का निकालना है, ठीक है। IO3 माइनस में I का निकालना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खतरनाक, ये खूब पूछा जाता है, इसे आयोडेट, ये तो जानते हैं ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फेट बोलते हैं इसको। चलो क्या करना है, टुकड़े टुकड़े कर लो पहले, एक S है, 3 O है, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, S का निकालना है, O का -2 होता है, तो ये माइनस का 6 बराबर 0, तो S बराबर हो गया प्लस का 6, ये जो +6 आ रहा है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर से अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्स फैक्टर, तो बताओ प्लस का 6 लिखोगे कि 6 लिखोगे, ये इसका एक्स फैक्टर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब तो होता है चार्ज, उस पर तो प्लस माइनस लगेगा, लेकिन अगर एक्स फैक्टर या वैलेंस फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें से प्लस माइनस को हटा देते हैं। अब आगे आता है SO4 -2, टुकड़े टुकड़े करो, एक S 4 O, पूरे के ऊपर तो आपने यहां तो 0 लिखा था, लेकिन यहां बराबर में क्या लिखोगे, -2, मैंने कहा जो ऊपर चार्ज है वो पूरा का पूरा चला जाएगा, इस पूरे के ऊपर ही तो है -2, तो बताओ मुझे सल्फर का निकालना है, O का मुझे पता है -2 बराबर -2, तो S ये कितना हो गया, -8 बराबर -2, तो S का कितना हो गया आपके +6, तो बताओ एक्स फैक्टर ऑफ सल्फर कितना हो गया आपका 6। इज दैट टर्म क्लियर, हम शायद समझ में आ गया होगा। अपन और भी जल्दी करेंगे, देखना, अभी थोड़ी तसल्ली रखो। IO3 माइनस में निकालो, दिख रहा है आपको क्या करना है, एक I है, 3 O है, बराबर में ऊपर आ रहा है माइनस का 1, अगर -2 होता तो -2 लिख देते, -3 होता तो जो है, +2 होता तो प्लस, जो भी होगा वो चार्ज लिख देना है, कुछ नहीं है तो 0 लिख देना है। अब दिख रहा होगा I O पर -2 तो -6 बराबर -1, तो I का कितना हो गया, +5, +5 तो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक्स फैक्टर ऑफ I बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है। अब देखो अपन इतना बड़ा करने के बजाय और भी छोटा कर सकते हैं इसको, समझ, मतलब ये तो एक प्रॉपर तरीका है जो समझाने का है, अब छोटे तरीके से करेंगे, पहले एक बार इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया हमारे बच्चों। देखिए इधर, अब इसको अपन शॉर्ट में करें क्या, देखो शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का आपको एक्स फैक्टर निकालना है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको पकड़ लो, साहब मुझे सल्फर का निकालना है, सल्फर को पकड़ लिया, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, बराबर का साइन लगा दो, लगाते हो ना, ऊपर जो लिख रखा है ना उसको यू का यू लिख दो, साहब ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 लिख दिया, 0 कुछ भी नहीं है ना ऊपर, बराबर। अब जो बच रहा है उसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, उसका चार्ज लिखो, ओ पर -2 आता है तो 3 पर कितना हो गया, -6, -6 उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, +6, तो एक्स फैक्टर सल्फर का आ गया +6, तो क्या नाम है इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका +6, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। अरे सर नो सर, ऐसे ही SO4 -2 का जिसका पूछ रहा है उसे पकड़ लो, पहला काम बराबर का साइन लगाओ, ऊपर जो लिख रखा है उसको यूं का यूं ले जाओ बिना साइन चेंज करे, फिर एक ऊपर -2 है तो 4 ऊपर -8 हो गया, -8 उधर जाके हो गया +8, काटो देखे कितना आ रहा है, 6, ये आ गया 6, शायद समझ में आ रहा होगा। अरे इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अपन इसका निकालते हैं, किसी का ही निकाल लो, इसका देखो IO3 माइनस का,
पहला काम आई को पकड़ लो, चार्ज को बराबर का साइन लगा के पहले चार्ज को उधर लेके जाओ, -1 है। फिर जो एलिमेंट बच गया वो बच गया, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 उधर जाके +6, देखो 5 आ गया। अरे यस सर, नो सर। तो ये एक सीधा सा तरीका है, इसमें आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, जैसे छोटा क्या थोड़ा बड़ा ले ले क्या अपन, जैसे H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कौन से एग्जाम्पल तक पहुंच गए थे अपन, D, E, F और ले लो F। H2SO4 में आपको S का निकालना है, तो सबसे पहला काम जिसका निकालना है उसको पकड़ लो, S को पकड़ लो। पकड़ लिया, देखो मैंने S को, ये रहा। फिर लगाओ बराबर का साइन, ऊपर जो भी चार्ज लिख रखा है वो चार्ज लिखो 0, कुछ भी नहीं है ऊपर। अब सबके पलट पलट के लेके जाओ, बताओ एक H पे +1 होता है, 2 पे हो गया +2, उधर जाएगा बराबर के उधर जाते साइन बदल देते हैं ना, -2, एक O पे होता है -2, तो 4 O पे हो गया -8, उधर ले जाओ +8, काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाओगे तो आपके पास +6 आ गया। ये जो +6 आया है इसे बोलते हैं अपन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब भी एक्स फैक्टर निकालना है तो चार्ज हटा दिया करो, तो सल्फर का एक्स फैक्टर या वैलेंस फैक्टर हो गया 6। इज दैट टर्म क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। पहले देखो आप, देखिए हाँ भाई, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, यही लिखा है मैंने, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अरे यस सर, नो सर। अब चलते हैं अपन अपने उस पॉइंट की तरफ जो अपन ने पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट बराबर यहां तक पहुंच गए ना, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा देखो मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको H2SO4 का। तो पहला मोलर मास जो भी होगा वो अपन बाद में देखेंगे, पहले बताओ H2SO4 का एक्स फैक्टर क्या है। साहब H2SO4 तो एक एसिड है, एसिड का एक्स फैक्टर कितने H दे रहा है, कितने दे रहा है ये साहब, 2 दे रहा है, तो एक्स फैक्टर हो गया 2। अब इसका पूरे का मोलर मास लिख दो, हाइड्रोजन का 1 तो 2 का हो गया 2, सल्फर का आपका होता है 32 और एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 का हो गया 64, तो 60 70 80 90 98/2 यानी कि 49। ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। जनरली जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, पेपर वाला एम की फॉर्म में पूछता है, m/2, m/3, m/4, इस तरीके से। अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, नॉर्मलिटी अभी सिर्फ क्या हुआ है मेरे बच्चों, स्टार्ट। ठीक है, अभी तो इस पे कई सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना अगली क्लास में आओ तो इसको पढ़कर आना, ठीक है, नहीं तो क्लास में मत आना। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि इतनी मेहनत अपन ने करी, अब दोबारा पीछे का रिवाइज तो कर नहीं सकते अपन, क्योंकि पूरा का पूरा वही वापस 45-50 मिनट लग जाएगी। तो अगली क्लास में आओ तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी को पढ़कर आना है, ठीक है, क्योंकि आगे का जो टॉपिक होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। बिना नॉर्मलिटी के, बिना मोलरिटी के, बार बार कह रहा हूं आपको
पूरी पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। इसलिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।